हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी के लगभग 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। लगभग 5 जीवन परिचय बताएंगे और ये 5 जीवन परिचय को आपको तैयार कर लेना है और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लेना है और इसको कॉपी में लिख लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेट में लड़ता है क्योंकि एक पेपर का 7 सेट बनता है। तो बस आपको ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी काम में ईमानदारी जरूरी है और बोर्ड एग्जाम भी पास में आ चुका है। तो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसे बेल आइकन होता है, इसको बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखिए, आपको 5 पेज में लिखे हैं और सारा चीज बताएंगे कि बोर्ड कॉपी में इसको जीवन परिचय को कैसे लिखे, कौन सा कलम का प्रयोग करें, कहाँ पर कौन सा कलम का प्रयोग करें, ब्लू कलम का कहाँ यूज करें, ब्लैक कलम का कहाँ यूज करें, सारा चीज बताने वाले हैं। और कितना इसको शब्द में लिखना है, जीवन परिचय के फुल में फुल अंक मिले, वो सारा चीज बताने वाले हैं। सबसे पहले नियम जानिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने का। चाहे कोई भी लेखक या कवि है, उनका जीवन परिचय लिखने का नियम जान जाइए। देखिए नियम में सबसे पहले देखिएगा, मान लीजिए आपसे कहे कवि का लिखना है या लेखक का लिखना है, तो देखिए जिस कवि का नाम दिया जाएगा, मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का हमको जीवन परिचय लिखना है, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने के लिए ना उनका जो सबसे पहले हेडिंग बनाना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम को जितना आसानी देंगे ना कॉपी चेक करने में, उतना आपको मतलब अच्छा सा नंबर देगा। मतलब बता रहे हैं ये समय, ये जान लीजिए समय इज प्रोपोर्शनल टू 1/मार्क्स। मतलब कहने का ये मतलब है ना कि जैसे बोर्ड एग्जामिनर को अधिक समय लग रहा है कॉपी चेक करने में ना, तो अंक कम देगा। ठीक है, अगर समय अधिक लग रहा है तो अंक क्या कर देगा, कम बनेगा। अगर समय कम लग रहा है तो अंक अधिक देगा। कहने का मतलब ये है कि आप साफ सुथरा कॉपी लिखिएगा और लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा ना, तो ये जीवन परिचय लिखेंगे ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल में फुल अंक देगा। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पर जीवन परिचय इसको मतलब यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे लेखक या कवि का, उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग बनाएंगे। ये तो नियम सबको पता है। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, लिखेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे, देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि। देखिए ये हिंदी साहित्य के महान कवि मतलब ये सारे मतलब कोई भी लेखक में ये ऐड कर सकते हैं। ये लाइन हिंदी के महान कवि, ये हिंदी के महान कवि सारे लेखक या कवि में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला में ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर लीजिएगा। नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। देखिएगा ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद क्या है, कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और नाटककार भी हैं। तो अधिकतर ये है ना नाटककार हैं, तो नाटककार मारिएगा टिक। ठीक है, अब देखिए हिंदी के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। तो बस ये मत ऐड करिएगा किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखते समय, ये ऐड करिएगा हिंदी साहित्य के महान कवि। ठीक है, अब लिखने के बाद लिखिएगा कि श्री जयशंकर प्रसाद। देखिएगा ये ब्लैक कलम से लिखिएगा उनका नाम, श्री जयशंकर प्रसाद, और इसको यहाँ पर डॉट बना दीजिएगा। लिखने के बाद बाबू यहाँ पर लिखिएगा श्री जयशंकर प्रसाद जी लगाइए क्योंकि कोई भी लेखक या कवि को मतलब सम्मान देना जरूरी है। ठीक है, वही बोर्ड एग्जाम में देता कि सम्मान किया है कि नहीं। देखिए कोई किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने के समय ना उसको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि उनका जन्म लगभग सन मतलब जो हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए लिखना है सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ याद करना है, जन्म स्थान, मृत्यु और पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, कहाँ पर मर गए, ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। ये 5-6 स्टेप याद करेंगे तो याद लिख देंगे। लिखे हैं कि इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, देखिए बात समझिए, 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध एक सुगनी साहू के परिवार में हुआ था। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ, हिंदी साहित्य के जो महान कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, उनका जो जन्म हुआ था ना वो सन 1889 ईस्वी में काशी के एक सुगनी साहू के परिवार में हुआ था। ठीक है, इतना चीज समझ में आ रहा है ना, सुगनी साहू के परिवार में हुआ था। और जो इनके पिताजी थे क्या थे ना, बाबू देवी जो प्रसाद थे। देखिए इनके जो पिताजी थे वो बाबू देवी प्रसाद थे, जो धनवान व्यक्ति थे। मतलब ये दिल से धनवान थे, धनी नहीं थे, दिल से धनवान व्यक्ति थे। और देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई ना वो घर पे हुई। ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो किसी भी लेखक या कवि में जो चीज़ बता रहे हैं कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई ये घर पे ही हुई, मतलब स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन से हुई। अब देखिए इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप किसी भी लेखक का मतलब जो जीवन परिचय लिखना है या कवि का, उसमें ये ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ तो आम बात हो गया, ये चीज़ ऐड करेंगे। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखना है कि इन्होंने क्या सीखा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सीख लिया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का महान अध्ययन किए। मतलब साथ में जो वेद है हमारा, पुराण है और प्राचीन इतिहास है, जो हमारे इतिहास का बुक पढ़ लिए और दर्शन पढ़ लिए आदि, मतलब बहुत सारा वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, पुराण पढ़े, उपवेद पढ़े और उनका जो
मतलब गहन मतलब गहराई में अध्ययन किया, मतलब एकदम डीपली में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना बाबू। अब चलिए ये तो चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, अगला बाबू देखते हैं, कह रहा है कि मतलब क्या कह रहा है कि जीवन परिचय में इनके कि माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, जैसे इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, तो इन्हें क्या हो गया ना, व्यवसाय और परिवार मतलब क्या हो गया ना, ये संभाल नहीं पाए, मतलब अंदर अंदर टूट गए। और साथ में युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक देखिए लिखा है कि देखिए युवा अवस्था के पूर्व ही भाई हैं और एक के बाद दूसरी की पत्नी हो गई। ठीक है, तो ये देखिए भाई की भी मृत्यु हो गई और भाभी की मृत्यु हो गई, दूसरी पत्नी की भी असमय मृत्यु हो गई। अब देखिए ये क्या हुआ ना, एकदम टूट गए थे। समझिए, पहले जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इनके भाई की भी मृत्यु हो गई, तो ये अंदर अंदर टूट गए थे, एकदम व्यवसाय हो गए थे, एकदम मतलब अनाथ हो गए थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया, मतलब पड़ा। ये तो आप बना के लिख सकते हैं कि जो मान लीजिए किसी के ऊपर विपत्त आता है, मतलब तकलीफ आता है, तो ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये मान लीजिए आप गाँव देहात के बच्चे हैं, ऐड तो कर ही सकते हैं यार, बना के लिख सकते हैं। इनका जो परिवार है ऋण से बोझ में दब गया, मान लीजिए किसी का परिवार तबीयत खराब हो जाए, वो मतलब पैसा नहीं है तो कर्ज लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए ऋण से डूब गए। ये विषम परिस्थितियों में आप देखिए यहाँ पे पीटीओ डाल दीजिएगा, क्योंकि आगे पेज में जाना है ना। अब देखिए आगे पेज में जाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, इनको जीवन भर संघर्ष करना पड़ा कर्ज को भरने के लिए, और इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। और क्रमशः प्रसाद जी मतलब जो है शरीर कष्ट चिंताओं से जर्जर हो गए और अंत में इनका क्षय रोग के कारण ये ग्रस्त हो गया। लगभग 48 वर्ष की अवस्था में सन 1937 ईस्वी में संसार से विदा हो गए। देखिए आपको लिखना है ऐसे है ना कि बोर्ड एग्जाम में समझे ना कि बच्चा एकदम देहाती भाषा और प्लस किताबी भाषा का भी ऐड किया है। तो आप देखिए ईमानदारी से कोई भी चीज़ लिखेंगे और पढ़ेंगे ना, तो आपसे मतलब आपको इतना लिखा है ना, आप 2 पेज भी लिख सकते हैं। लास्ट में रचना लिख लीजिएगा, 1-2 रचना ऐड कर लीजिएगा, यही इसी के लिए 2 अंक मिलता है, कभी कभी 1 अंक मिलता है। तो देखिए 2-3 रचना लिखिएगा, 1 रचना लिखेंगे तो 1 ही अंक मिलेगा, लगभग 2-3 रचना लिखिएगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। जयशंकर प्रसाद का रचना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन दिखा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है इसके पीडीएफ बता देंगे, कहाँ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, बस आपको जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जीवन परिचय, वो है महादेवी वर्मा का, वीवीआई है। और ये जानते भी है कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम ये लड़ता है हर सेट में। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए बताया भी है आपको नियम क्या करना है कि महादेवी वर्मा टिक मारना है और जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जीवन परिचय के कैसे। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में, देखिए इनका उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। एक जिला है फरुदाबाद, ठीक है, जनपद मतलब जिला फरुदाबाद में हुआ था। और लगभग कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। और जयशंकर प्रसाद का कब हुआ था बताइए फटाक से कमेंट में, बहुत बढ़िया, 1889 ईस्वी में। ठीक है, और इनका कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। और ये देखिए में होली कोत्सव मतलब होली के दिन हुआ था। देखिए जो महादेवी वर्मा हैं वो उत्तर प्रदेश की, हमारी फरुदाबाद जिला के हैं। और लगभग इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। और ये किस दिन हुआ, जब होली का त्यौहार था ना, उत्सव था, उस दिन इनका जन्म हुआ। और जो इनके पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा थे, मतलब इनके जो पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा थे, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य मतलब प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। कहने का ये मतलब है कि जो इनका जन्म हुआ फरुदाबाद में 1907 ईस्वी में हुआ, होली के दिन हुआ। और जो इनके पिताजी थे वो गोविंद प्रसाद थे। और इनका जो पिता थे भागलपुर में, जो भागलपुर है एक भागलपुर मतलब जिला है यार, उत्तर प्रदेश में एक जिला है भागलपुर। भागलपुर के बच्चे होंगे उनको पता होगा। और उनमें वहाँ पे एक जो कॉलेज है, कॉलेज का नाम नहीं बताया गया, बल्कि वहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। और देखिए इनकी माता जो थी हेमा रानी थी। देखिए कहने का मतलब थे इनकी जो माता थी हेमा रानी थी और ये धार्मिक स्वभाव की महिला थी। देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइए, उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, फरुदाबाद में हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। जो इनके पिताजी थे, जो कहाँ किस दिन हुआ था, होली के दिन हुआ था। ये तो आपको पता चाहिए, इनके पिताजी गोविंद प्रसाद थे, जो भागलपुर में एक जो क्या था ना, भागलपुर में यार एक प्रधानाचार्य के पद पर थे। इनकी जो माता थी वो हेमा रानी थी, जो विशुद्धि मतलब शांति से मतलब शांति, विशुद्धि मतलब शांति और धार्मिक स्वभाव की मतलब पूजा पाठ अधिकतर करती थी। देखिए यहाँ तक हम लोग रट लिए। अब अगला चलते हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, यहाँ तक रट लिए, 3-4 लाइन पढ़ना है, 2-3 बार उसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, देखिए ये आपको इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई। आप ये भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई ना इंदौर में, और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। देखिए कहने का बाबू मतलब ये है कि जैसे इंदौर में इनकी जो मतलब निम्न शिक्षा हुई, और उच्च शिक्षा कहने का मतलब है जैसे हाई क्वालिटी का जो मतलब ये इन्होंने
मतलब शिक्षा ग्रहण किया वो प्रयाग में किया, प्रयाग मतलब इलाहाबाद में किया। और संस्कृति के एमए में उत्तीर्ण करने के बाद संस्कृत से, जैसे इन्होंने संस्कृत से उत्तीर्ण एमए किया। देखिए यहाँ तक हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं ना कि इनकी जो शिक्षा हुई, जैसे जो प्राइमरी शिक्षा जो बोला जाए वो इंदौर में हुई, और जो उच्च शिक्षा हुई लगभग सेकेंडरी वो शिक्षा हुई वो प्रयाग में हुई। और जैसे वो प्रयाग में शिक्षा करने के बाद संस्कृत इन्होंने सब्जेक्ट चुना, और संस्कृत सब्जेक्ट चुनने के बाद ना इन्होंने संस्कृत से एमए किया, और एमए के उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। और प्रयाग में एक जो है विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई, जो एक प्रयाग में जिनके पिताजी कहाँ के थे, भागलपुर के प्रधानाचार्य थे ना, ये क्या हो गई, प्रयाग में पढ़ी थी। और प्रयाग में एक जो है विद्यापीठ है वहाँ पर इन्होंने प्रधानाचार्य हो गई, और इनकी विवाह एक छोटी आयु में हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे, कहने का मतलब है इनकी छोटी मतलब छोटी उम्र में इनका विवाह हो गया था। और ये कि इनके जो पिता थे वो डॉक्टर, इनके पिता बोल रहे हैं, इनके पति थे वो डॉक्टर थे, और वैचारिक साम्य न होने के कारण अपने पति से अलग हो गई। मतलब इनमें दोनों में लोगों में पटता नहीं था, और पटता नहीं था मतलब ये एक वो उनके बात वो नहीं बोले, मतलब वो ऐसा नहीं होता है, आपस में झगड़ा होता है, वो इन दोनों के बीच पटता नहीं था। और पटता नहीं था ना मतलब कहने का मतलब है कि संबंध अच्छा नहीं था। कहने का आप लोग ये मान लीजिए देहाती भाषा है तो आप लोग देहाती भाषा से समझाएंगे ना, इसको बुरा मत मानिएगा। चलिए अब कुछ समय इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए इनके जीवन में महात्मा गांधी का साहित्य साधना पर और रविन्द्रनाथ टैगोर पर प्रभाव पड़ा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, कहाँ से, यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। अब यहाँ पे रिपीट करते हैं। देखिए हम कैसे रिपीट किए हैं कि आपको आंख बंद करना है और रिपीट करना है। जैसे हम क्या क्या पढ़े हैं, इनकी जो शिक्षा हुई वो प्रारंभिक शिक्षा वो इंदौर में हुई, उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई, और संस्कृत इन्होंने चुना, और संस्कृत चुनने के बाद इन्होंने एमए किया, और एमए करने के बाद इन्होंने उत्तीर्ण हो गई। और उत्तीर्ण होने के बाद इनकी छोटी अवस्था में मतलब उत्तीर्ण होने के बाद इन्होंने प्रयाग में एक विद्यापीठ है वहाँ पर इन्होंने प्रधानाचार्य पद पर हो गए, और इनकी कम उम्र में शादी हो गया, विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद ना जो इनके पति थे वो डॉक्टर थे, और डॉक्टर थे तो इनके बीच संबंध, ये लेखक थी वो डॉक्टर थे, दोनों में संबंध स्थापित नहीं हो रहा था। इसी कारण से इन्होंने अपने पति से अलग हो गई, और अलग होने के बाद ना चांद पत्रिका का संपादन किया। देखिए लिंक एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे ना जीवन परिचय तो याद होगा। और चांद पत्रिका संपादन किया, और इनके जीवन पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा था, महात्मा गांधी का और रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग यहाँ से अलग अलग पढ़े हैं, और यहाँ से यहाँ अलग पढ़े हैं। तो आपको पढ़ना जीवन परिचय ऐसा है कि बोर्ड एग्जामिनर बिना सोचे समझे एकदम फुल अंक देकर जाए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अगला देख लेते हैं। अगला इनका ही है, इसमें अगला क्या लिखना है। देखिए थोड़ा बहुत देखिए, कभी भी जीवन परिचय 2 पेज में लिखने का प्रयास करिएगा, 1 पेज में नहीं, क्योंकि ना जीवन परिचय आपने मन से किसी का जीवन परिचय किताबी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता उतना, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर पर का विशेष प्रभाव पड़ा, बता दिए महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और इन्होंने नारी जैसे सशक्तिकरण जो होता है, स्वातंत्र त्रालय के लिए सदैव संघर्ष किया। मतलब जो नारी का जो बात उठाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, आप ऐसे देहाती अंदाज में लिख सकते हैं। और अधिकारियों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कहने का मतलब है अधिकारी बोल रहे हैं, अधिकारों की रक्षा के लिए मतलब इन्होंने कहा कि जैसे आपके अधिकार चाहिए तो आपको शिक्षित होना जरूरी है। देखिए अभी भी वही है, शिक्षा बहुत कम है, बाकी बढ़ रहा है बहुत तेज, लड़कों से अपेक्षा मतलब लड़कों की अपेक्षा लड़कियों बहुत तेज हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना जो समझ में आ गया कि इन्होंने क्या किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मनोनीत सदस्य भी रहे। देखिए विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होता है, तो कमेंट बताइएगा विधान परिषद में कितने सीट होते हैं, ये चीज़ बताइएगा। और ये विधान परिषद में जो मनोनीत सदस्य भी मतलब इन्होंने कार्य किया वहाँ पर। और साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण उपाधि अलंकृत किया। अब यहाँ पर समझना है कि जो ये साहित्य सेवा मतलब जो है चांद्र पत्रिका, बहुत सारे इन्होंने लेखक लिखा मतलब रचना लिखा, तो इसके कारण से इन्होंने राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण भी मिला। और पद्म भूषण भी मिला ना तो क्या किए ना, ये प्रयाग में ही रहकर जीवन प्रयत्न साधना करती रहीं, और सन 1987 ईस्वी में ये संसार से विदा हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ये यहाँ तक पढ़ चुके हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, नारियों की बात उठाया, नारी मतलब जो महिलाओं का अधिकारों का बात उठाया, और महिलाओं को समझाया ना कि आपको शिक्षित होना जरूरी है, आपको अधिकार चाहिए तो शिक्षित होना जरूरी है। और इन्होंने बताया। और कुछ वर्षों तक इन्होंने क्या किया ना, देखिए कुछ वर्षों तक इन्होंने विधान परिषद जैसे उत्तर प्रदेश में एक विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद में इन्होंने क्या किया ना, वहाँ पर सदस्य भी रही, मनोनीत सदस्य भी रही। और प्लस इन्होंने जो इनकी जो रचनाएं थी मतलब अलग अलग रचनाएं पर इन्होंने पद्म भूषण भी इनको मिला। और पद्म भूषण भी मिला ना तो ये प्रयाग में रहकर अपना जीवन प्रयत्न करने लगे, मतलब प्रयाग में रहने लगी। और सन 1987 ईस्वी में इनका संसार से विदा हो गया।
गया। और लास्ट में इनकी रचना निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, ये सारा चीज़ लिख देंगे। देखिए कभी भी 2 से अधिक रचना लिखने का प्रयास करिएगा, इत्यादि डाल दीजिएगा, ठीक है लास्ट में। अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना तब नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है बाबू ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहे हैं, अगला जीवन परिचय देखते हैं। जो भी जीवन परिचय, देखिए 2 जीवन परिचय हो गया, जयशंकर प्रसाद का और महादेवी वर्मा का, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न मतलब राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले उससे देखने से पहले चलिए राजेंद्र प्रसाद का सबसे पहले देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद दोनों में से एक पूछता ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको बता दें नियम लिखने का तरीका, ये चीज़ आपको लिखना जरूरी है और ब्लैक कलम का यूज करना है। और जो भी नाम आए, हेडिंग आए, सन आए, वहाँ पर आपको ना कि जहाँ स्कूल का नाम आए, कॉलेज का नाम आए, वहाँ आपको ब्लैक कलम का यूज कर देना है। तो बाबू लिखना है इनका जीवन परिचय कैसे कि देश रत्न, मतलब ये देश के रत्न थे। देश रत्न क्यों बोला जाता है ये बताएंगे लास्ट में, टेंशन मत लीजिए। राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक गाँव में हुआ था। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था ना वो कि बिहार है, बिहार राज्य, बिहार के लोग बहुत लोग होंगे और मतलब उत्तर प्रदेश से अधिक लोग होंगे, ठीक है। यहाँ पे इस चैनल जो देख रहे हैं वीडियो, तो देखिए बिहार के होंगे बच्चे तो उनको पता होगा बिहार में एक जिला है जीरादेई, बिहार में एक जिला है, अभी भी जिला है यार जीरादेई, वहाँ के गांव है छपरा, नहीं जिला बोल रहे हैं बाबू सॉरी, वहाँ पे एक जिला है छपरा, वहाँ का गांव है कि जीरादेई, ठीक है। देखिए कुछ गलती हो जाता है बोलने में, सही हम बताते हैं बल्कि गलती हो जाता है। देश राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में जो इनका जन्म हुआ तो कहाँ पर हुआ, छपरा एक जिला है, बिहार के एक जिला है, मतलब बिहार राज्य का, बिहार राज्य है उसका एक जिला है छपरा, वहाँ के गांव है जीरादेई, वहाँ उनका जन्म हुआ था। अब देखिए जो इनके पिता का नाम क्या था, महादेव सराय था। इनके परिवार में गाँव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में था। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आप बना के लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में और LLB का परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ तक पूरा समझते हैं कि क्या हुआ। अब देखिए देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न पूछेंगे कि कहाँ पर हुआ था, बिहार राज्य के एक छपरा जिला है और छपरा जिला के एक गांव है जीरादेई, वहां पर हुआ था। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इनके पिताजी का नाम याद करना पड़ेगा। वो इनके पिताजी का नाम क्या था, महादेव सराय था। इनके पिताजी का नाम क्या था, महादेव सराय था। और इनके जो परिवार था ना, जो गाँव के एक सम्मानित परिवार होता है ना, प्रतिष्ठित परिवार होता है, एक इज्जत वाला परिवार होता है, उसके नाम से प्रसिद्ध था। आप ऐसे लिख सकते हैं, इनके बना के भी लिख सकते हैं सब। ये देखिए ये चीज़ सारे लेखक या कवि में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज़ जो हम बता रहे हैं कोई भी लेखक कवि में ऐड कर सकते हैं। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से, अब याद रखिएगा क्या बताएं आगे कि इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या किया ना, MA किया और LLB किया। देखिए यहाँ तक बता दिए ना, यहाँ तक इन्होंने यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से पढ़ना है कि ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। देखिए ये भी ऐड कर सकते हैं किसी भी लेखक या कवि में। ये प्रतिभा संपन्न मतलब ये किसी भी लोगों से सम्मान से बात करते थे, इनका किसी के प्रति इज्जत का मतलब भाव था, आप ऐसे बोल सकते हैं। और परीक्षा में सदैव प्रथम आ जाते हैं। देखिए ये भी यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ये प्रतिभा संपन्न मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। और कुछ समय तक जैसे मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक कार्य करने के पश्चात पटना और कोलकाता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। अब यहाँ से आपको यहाँ समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक बता दिया आपको, यहाँ तक कि ये इनका जन्म 1800 कब हुआ था, 84 में हुआ था। कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये बिहार के जिला है छपरा जिला गांव है जीरादेई, वहाँ पर हुआ था। और इनके पिताजी महादेव सराय थे, जो इनके गांव में इनका जो परिवार था बहुत प्रसिद्ध था। और इन्होंने क्या किया, कोलकाता जो राजेंद्र प्रसाद इन्होंने क्या किया, कोलकाता विश्वविद्यालय से MA LLB किया, पास किया। और ये क्या कहते हैं, ये प्रतिभा संपन्न मेधावी छात्र थे। आप देखिए जो लिखा हुआ है, ये क्लास में प्रथम आते थे। और कुछ समय तक इन्होंने क्या किया ना, मुजफ्फरपुर, बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहाँ एक कॉलेज है, वहाँ पर जैसे मतलब बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वहाँ का एक कॉलेज है, मतलब कॉलेज में उन्होंने अध्यापक मतलब एक टीचर के रूप में कार्य किया। और कार्य करने के बाद ना पटना चले गए। बिहार का एक जिला है पटना, और यहाँ पर राजधानी भी बिहार का पटना, वहाँ चले गए। और कुछ समय बाद क्या कोलकाता भी चले गए। और कोलकाता में जाने के बाद वकील के पद पर कार्य किए। देखिए पटना से कोलकाता चले गए। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में क्या थे, ये अध्यापक थे, फिर से पटना चले गए। पटना भी कुछ इन्होंने कार्य किया और मतलब उसके बाद इन्होंने कोलकाता चले गए। और कोलकाता जाने के बाद ना इन्होंने वहाँ पर वकील का पद संभाला, पद संभाला। और इनका सुझाव प्रारंभ से ही राष्ट्रीय सेवा के प्रति था। जैसे
मान लीजिए इनका ये चीज़ इन्होंने किया, बल्कि इनका जो झुकाव था ना वो राष्ट्र सेवा के प्रति था, और ये गांधी जी के आदर्शों का सिद्धांतों का प्रभावित होकर चंपारण आंदोलन में भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्र सेवा में लग गए। अब यहाँ से यहाँ चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये रटने वाला चीज़ नहीं है बाबू, समझने वाला है। समझिए पहले इसको। इनका जो झुकाव था, जैसे बचपन से ही झुकाव था, जब पढ़ाई कर रहे थे 10th में थे, मतलब 12th में 10th में होंगे, तो इनका जो झुकाव था वो सीधे राष्ट्र सेवा के प्रति था। मतलब नहीं वो जोश, बहुत बच्चे जो जोश होता है कि हम आर्मी में जाएंगे, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे, इनका भी जोश वैसा ही था। इन्होंने राष्ट्र सेवा के प्रति इनका जोश था, तो इन्होंने गांधी जी का जो आंदोलन कर रहे थे, जो चंपारण में, जो बिहार में एक आंदोलन है चंपारण, वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, मतलब चंपारण जिला है, वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पर यह वकालत छोड़ दिए इन्होंने और जाकर वहाँ राष्ट्र सेवा में लग गए। लोगों का अधिकार मांगने के लिए ये भी लग गए, आंदोलन करने के लिए लग गए। तो समझ में आ रहा है ना बाबू। अब चलिए बाबू अगला यहाँ पे PTU डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला यहाँ स्टार्ट करना PTU डाल दीजिएगा, रोल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉपी घूमने की संभावना कम रहती है। अब देखिए, जिनकी प्रतिभा, जो कर्तव्यहीन, ईमानदारी और निष्पक्षता को प्रभावित होकर भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इन्होंने ये जो आंदोलन है ना, वो आंदोलन को बहुत बढ़िया से इन्होंने संभाला, और आंदोलन को, कोई भी आंदोलन महात्मा गांधी करते थे उन साथ में रहते थे, और इनकी जो कर्तव्य निष्ठा देखकर, ईमानदारी देखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, और भारत सरकार द्वारा इनको सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न में भी सम्मानित किया गया। देखिए सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1962 में ये अंकित किया गया इनसे। देखिए इनको सन 1962 ईस्वी में इनको किससे उपाधि दिया गया? भारत रत्न से उपाधि दिया गया, और ये 63 में इनका मृत्यु हो गया है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, और लास्ट में इनकी रचना लिखिएगा, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा संस्कृति का अध्ययन, गांधी जी के दिन, सब राजेंद्र प्रसाद का है। तो ये रचना याद कर लीजिएगा, बहुत विकल्प प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया, कहाँ तक हम पढ़ लिया हम लोग। देखिए राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। अब बचा है तुलसीदास और बिहारी लाल जी का, ठीक है। वो चीज़ समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तुलसीदास का जीवन परिचय आप कैसे लिखिएगा कि जीवन आप बता चुके हैं, लिखना है आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में वादा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। और ये वादा जिला कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। वादा जिला कहाँ है, किसी भी राज्य में होगा, और वहाँ जिला के एक गाँव है राजापुर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। बाबू तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वादा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था। और कुछ विद्वान इनका जन्म, देखिए कुछ भी विद्वान इनका जन्म देखिए एटा जिले के सोरो गांव में मानते हैं। अब देखिए इनका जन्म जो है ना परिभाषित नहीं है, जैसे नहीं कहा था कि प्रूफ नहीं है। प्रूफ का कहने का मतलब इनका प्रमाण नहीं मिला है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, बल्कि ये माना जाता है 1532 ईस्वी में, कुछ विद्वानों द्वारा माना जाता है कि 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और एक वादा जिला है राजापुर गांव में हुआ था। और कुछ विद्वान इनका जन्म यहाँ से यहाँ तक आपको अलग लिखना है कि इनका जन्म हुआ था वादा जिले के राजापुर में, और कुछ विद्वान यहाँ से अलग लिखना है, कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरा गाँव में मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर गाँव का समर्थन भी किया। देखिए बहुत सारे जो विद्वान हैं वो एटा जिले के सोरो गांव में मानते हैं, बल्कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो हमारे पहले किसके लेखक, मित्रता के लेखक है ना, तो ये मानते हैं ना कि राजापुर गांव में हुआ था। और बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि एटा जिले के सोरो गांव में हुआ था। अब देखिए तुलसीदास पहले से क्या थे? ब्राह्मण थे, सरयुपारिन ब्राह्मण, मतलब इनके जो खानदानी ब्राह्मण थे, मतलब इनके जो पूर्वज थे वो एकदम प्योर ब्राह्मण थे। तो तुलसीदास क्या थे? सरयुपारिन ब्राह्मण थे, मतलब शरीर से ही एकदम ब्राह्मण थे। और इनके जो पिता हैं आत्माराम दुबे, वो, और इनकी माता है तुलसी देवी, ये तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनको त्याग दिया था। अब यहाँ पर नया ट्विस्ट आ जाता है कि ये इनका जन्म परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है, अभी बता देते हैं। जो इनके माता पिता थे ना, इनका जो जन्म हुआ था अभूत मूल नक्षत्र के कारण। अब देखिए ये क्या होता है ना, ये ब्राह्मण में लोग मानते हैं, ठीक है, कि किसी का मतलब नक्षत्र देखा जाता है वहाँ पर, जैसे कुंडली देखा जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इसी कारण इनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। और इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, और सौभाग्य से इनको नहरी जैसे गुरु का वरदान प्राप्त हो गया। और इन्हीं की कृपा से देखिए यहाँ से अब अलग अलग ट्विस्ट आएगा। देखिए जब इनके माता पिता इनको त्यागे थे ना, इनका जो सौभाग्य ये था ना, इनका भाग्य ये था कि एक नहरी दास इनके गुरु मिल गए, और गुरु मिल गए तो वहाँ से इन्होंने वरदान प्राप्त हो गया। और इनकी कृपा से इन्होंने क्या किया ना, शास्त्रों का अध्ययन किया एकदम आसानी से। और अवसर मिला किसका?
मतलब नहरीदास की वजह से इन्होंने बहुत सारे जो धर्मशास्त्र हैं उनका इन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करा किसने? नहरीदास, इनके गुरु थे किसके? तुलसीदास के। जब इनके माता पिता इनको त्यागे थे, किसको? तुलसीदास को। तो नहरीदास इनको मिले और इनको शिक्षा वरदान सब चीज़ें बना के लिख सकते हैं, यानी इनको दिया, शिक्षा भी ग्रहण कराया। अब यहाँ से इतना तो समझ में आ गया, क्या लिखे हैं कि इन्हीं की कृपा से, शास्त्रों का अध्ययन से अनुशीलन का अवसर मिला और स्वामी जी के साथ ही ये काशी में आए थे। अब ये कहने का मतलब ये जो नहरीदास है ना, ये इनको काशी लाए थे। काशी एक जिला उत्तर प्रदेश का, वहाँ आए थे। और तुलसीदास जो है विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदरी विशुद्धि कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो इनका जो विवाह इन्होंने नहरीदास ने कराया था, तुलसीदास का जो विवाह वो दीनबंधु पाठक हैं, एक दीनबंधु पाठक। ये आपको नाम याद भी नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं याद करिएगा, आपको बस डायरेक्ट लिखिएगा तुलसीदास का जो मतलब विवाह हुआ था सुंदरी विशुद्धि कन्या रत्नावली के साथ हुआ था, और इन्होंने अपनी रूप पत्नी को से अत्यधिक, देखिए यहाँ पर अब ट्विस्ट आएगा, नया ट्विस्ट क्या आएगा। अब यहाँ से आप समझ लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, अगला पेज में जाने से पहले जो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए वादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इसका समर्थन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कर रहे थे, बल्कि कुछ विद्वान जो है ना इनका जन्म एटा जिले के सोरे गाँव में मानते थे। अब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजा गाँव का समर्थन किया। अब यहाँ पर तुलसीदास जो थे ना वो बचपन से ही ब्राह्मण थे और इनकी माता भी थी, इनकी माता क्या थी? हुलसी देवी थी, और पिताजी आत्माराम दुबे थे, जो क्या किए थे ना तुलसीदास को ना अभूत मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनको त्याग दिए थे। तो जो नहरीदास है, इनका समर्थन मिला किसका? नहरीदास का, तुलसीदास को। तुलसीदास किसके गुरु मतलब चेला बन गए? नहरीदास का। और नहरीदास ने धर्मशास्त्रों का ज्ञान कराया, इनका शिक्षा कराया, पठन पाठन कराया, बहुत सारा ज्ञान दिया, और इनका जो विवाह है ना वो कन्या रत्नावली के साथ करा दिया। अब देखिए जो तुलसीदास हैं, कोई भी प्रभावित होगा ये अपनी पत्नी से, तो इन्होंने अपनी रूप पत्नी को अत्यधिक, देखिए अपनी पत्नी से अत्यधिक, देखिए क्या लिखा हुआ आगे यहाँ पर समझना पड़ेगा बाबू आपको। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे, देखिए जो इनकी पत्नी थी इनसे बहुत प्यार करते थे, और एक बार इनके क्या हुआ, पत्नी ने इनसे बिना बताए ना मायके चली गई। आधी रात में चली गई ना, तो ये आधी रात में ना तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुँचे। अब देखिए क्या मतलब है इसका। अब देखिए ये इनको बिना बताए ना, इनकी जो पत्नी थी रत्नावली नहर चली गई ना, तो क्या हुआ ना, ये आधी रात में जो तूफान आता उसी समय ये चले गए अपने पत्नी के घर, और पत्नी के घर चले गए ना, तो पत्नी की फटकार से तुलसीदास वैराग उत्पन्न हो गया। मतलब एकदम नहीं होता टेंशन उत्पन्न हो गया, और अनेकार्थ तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का ज्ञान करने लगे। देखिए अब ये इनको वैराग उत्पन्न हो गया तो ये छोड़ दिए सब, जैसे नहीं होता है प्यार और सब, मतलब जो भी चीज़ अपने पत्नी से प्यार करना छोड़ दिए और भक्ति में लग गए, पहाड़ पे चले गए, या पैसे लिख सकते हैं पहाड़ पर नहीं चले गए, मतलब मठ में चले गए, ऐसा मत लिखिएगा। इन्होंने तीर्थ पवित्र का मतलब ये सब गान करने लगे। तुलसीदास मतलब श्री कृष्ण जी के ज्ञान करने लगे, आप लिख लीजिएगा। राम भक्ति क्या गाने करने लगे, और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और जो इनकी रचनाएं बहुत लिखे, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली और इत्यादि। देखिएगा ये आपको ये चीज़ लिखना जरूरी है, और देहाती अंदाज में कोई भी चीज़ लिखेंगे ना तो आपको अंक मिलेगा ही मिलेगा। तो बाबू अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम बिहारी लाल जी का कितना जीवन परिचय हो चुका। यहाँ पर प्रूफ देखिए, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, 4 हो गया। अब 5 जीवन परिचय पढ़ लेंगे, और इसका PDF कहाँ मिलेगा वो सब चीज़ बताएंगे, बस आपको कमेंट करना है नीचे जाकर, ठीक है। बिहारी लाल जी का हम जीवन परिचय देख लेते हैं एकदम देहाती अंदाज में इनका भी। देखिए ये बिहारी लाल पूछेगा किस काल के कवि है बाबू? रीति काल के कवि है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा हुआ है 1 अंक में, ठीक है। और पूछेगा भी बिहारी लाल रीति काल के कवि हैं। रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी का जन्म लगभग सन 1603 ईस्वी में लगभग कहाँ हुआ था? ग्वालियर के निकट वसुआ गोविंदपुर गाँव में हुआ था। अब ग्वालियर कहाँ है बता दीजिए कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोग पता ही होगा बाबू, आप पढ़ाई करते हैं, आप लोग पता होगा कि रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि जो हमारे बिहारी लाल जी हैं वो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। और ये क्या है ना, ये बिहारी लाल जी सन 1603 ईस्वी में लगभग ग्वालियर के निकट, एक गाँव है गोविंदपुर गाँव में हुआ था इनका जन्म। इनके पिताजी का नाम देखिए, कोई भी लेखक का जीवन परिचय का लिखने से मतलब कोई भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं आप या कवि का, उनका नाम, जन्मस्थान, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, कहाँ पढ़े, कहाँ मरे, ये सब चीज़ आपको 4-5 हेडिंग आपको याद करना पड़ता है। जैसे पिता का नाम केशव दास था, इन्हें
मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता था। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा इनको मथुरा का चौबे ब्राह्मण क्यों माना जाता था। ये ब्राह्मण थे इसलिए ये मथुरा में रहते थे, इनके मथुरा का चौबे ब्राह्मण का नाम से जाना जाता था। और इन एक विद्वानों ने इनको आचार्य केशव दास मतलब रामचंद्रिका के रचयिता का पुत्र स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बहुत सारे जो केशव दास है वो रामचंद्रिका लिखे हैं और इसका पुत्र स्वीकार कर लिया। मतलब आप ऐसे भी नहीं, ऐसे मत लिखिएगा, आप लिखिएगा कि ना कि अनेक विद्वानों ने इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को रामचंद्रिका जब लिखे थे ना, इनको बहुत सम्मान मिला। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए, कहाँ तक पढ़ लिए? रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि हैं, इनका जन्म कब हुआ था? रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि मतलब रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में। कहाँ का जन्म होता है? ये आप उठपटांग है, ग्वालियर के निकट एक ग्वालियर है जिला, अब जिला होगा ग्वालियर के निकट एक गांव है वसुआ गोविंदपुर, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और जो इनके पिताजी नाम थे ना, क्या थे नाम? केशव दास था। और जो केशव दास थे ना बाबू, वो केशव दास वो मथुरा के ना एक चौबे ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे। और एक ये जो हमारे बिहारी लाल जी का जो पिता ये केशव दास, वो एक लिखित रचना जिसका नाम था रामचंद्रिका, इनको बहुत देखकर बहुत सारे लेखक ने, विद्वानों ने इनका सम्मान भी किया। और सम्मान किया ना तो और इन्होंने स्वामी नहरीदास के संस्कृति प्राकृतिक आदि अध्ययन किया। अब नहरीदास कौन है? भी पीछे बताया है। नहरीदास कौन है बताइए फटाक से? तुलसीदास के गुरु हैं। तो तुलसीदास के गुरु थे नहरीदास से, इन्होंने बहुत सारा संस्कृत का अध्ययन किया। मतलब ये नहरीदास गुरु हैं, बहुत ये सब लोगों का गुरु हैं। इनसे ना ये जो कौन किया, कौन बताइए फटाक से? और ये केशव दास इन्होंने किया। और इन्होंने युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा में बिताई थी। कौन मथुरा में बिताया था बताइए? केशव दास, बहुत बढ़िया केशव दास। और इन्होंने युवा अवस्था में मुगल बादशाह शाहजहाँ के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके बाद ये जयपुर राजा के दरबारी में कवि हो गए। और राजा जय सिंह अपनी नवविवाहित पत्नी से प्रेम पसा में फंस कर जब राज्य कार्य को चौपट कर बैठे। देखिए अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, आपको। ये देखिए ये स्वीकार कर लिया। अब देखिए इन्होंने, अब इनका ये यहाँ से जब इन्होंने ये नहरीदास से संस्कृत प्रकृति का अध्ययन किया, ये जो जिसका बात बोला जा रहा है ना, ये बिहारी लाल की जी का बात मतलब बारे में बोला जा रहा है। तो आप समझिएगा नहीं कि इनके पिताजी के बारे में बोला, हम गलती से बोल दिए। और इनके जो इन्होंने अपने स्वामी नहरीदास के सांस्कृतिक प्राकृतिक बिहारी बोल रहे हैं आदि का अध्ययन किया। सॉरी गलती से कुछ वर्ड लिखा जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अब देखिए स्वामी जो नहरीदास से गुरु थे बिहारी लाल जी का, इन्होंने उनसे संस्कृत सीखा। और युवावस्था में अपने जो क्या हुआ ना, युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा में बिताई। ये जो हैं ये मथुरा के इनकी ससुराल था बिहारी जी का, इन्होंने अपने मथुरा में ससुराल मतलब अधिकतर समय अपना बिताया। और जो मुगल बादशाह शाहजहाँ था ना के निमंत्रण पर आगरा चले गए। देखिए जो मुगल बादशाह था शाहजहाँ, इनके निमंत्रण पर ये जो बिहारी लाल जी है ना वो आगरा चले गए। उसके बाद जयपुर के राजा के दरबारी में मतलब दरबारी कवि बन गए। जयपुर के राजा हैं मुगल बादशाह के शाहजहाँ के साथ गए थे। और बाद में जयपुर के राजा बिहारी के दरबार में ये कार्यरत हो गए। और राजा जय सिंह अपनी जो राजा जी जय सिंह हैं, राजा जय सिंह जयपुर के, उनके क्या होता पत्नी से ना थोड़ा मतलब नहीं होता है, विवाद हो गया था ना। तो विवाद हो गया था ना, विवाद नहीं हुआ था, ये प्रेम प्रसंग में बहुत फंस चुके थे और अपने राजपाट को चौपट कर बैठे थे। समझ में आ रहा है बाबू ना? देखिएगा ये राजा जय सिंह हैं, उनके जो पत्नी हैं वो उनकी पत्नी के बहुत सारे मतलब ये खुफिया जानकारी बता देते थे। कौन? राजा जय सिंह। ये फंस चुके थे। तो देखिए तुलसीदास क्या यहाँ पर कहते हैं, तुलसीदास समझिएगा। यहाँ पर तुलसीदास क्या राजा जय सिंह को दोहा पढ़ कर सुनाया और राजा सिंह आँख खुल गई, पुनः कर्तव्य पद पर अग्रसर हो गए। आप यहाँ से देखिएगा बना के लिख सकते हैं बाबू यहाँ तक, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हो गया आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनके रचना 2-3 बता दीजिएगा, ठीक है। हम आगे लिखे नहीं है, ठीक है, तो कुछ दिक्कत हो गया थी इसलिए लिखे नहीं है। और आपका इनकी रचना याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है बाबू। ये देखिए ये आपके कितना रचना बता चुके हैं लगभग। तुलसीदास 1 2 3 4 5 रचना आपके याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम एकदम बता रहे हैं, फोड़ के चले आएंगे। फोड़ के 10 अंक कोई आपसे नहीं छीन सकता। 10 अंक पक्का कर लिया ना आप। तो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।